हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह फिर से आपसे मानव भूगोल के विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने नियतिवाद के बारे में बात की थी और नियतिवाद की आलोचनाओं के बारे में बात की थी। तो जब किसी भी सिद्धांत की आलोचना होती है तो तब या तो आलोचना के बाद कुछ नया विकास सिद्धांत का होता है और नियतिवाद की आलोचना के बाद ही शुरू हुआ संभववाद का विकास। अब संभववाद के विकास के दो कारण रहे। पहला तो जो प्रकृतिवादी थे या जिनको कहते हैं कि नियतिवादी थे, उन लोगों ने प्राकृतिक परिवेश को सार्वभौम बता दिया कि जो भी प्रकृति सुविधाएं देती है या प्रकृति जैसी भी है, मनुष्य को उसी के अनुसार ढलना पड़ता है, मनुष्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इस तरह का नियतिवादी लोगों का विचार था। दूसरा ये था कि मानव द्वारा, जैसे बहुत सारे स्थान थे जहाँ पर बहुत सारा विकास दिखाई दे रहा था, जैसे जापान था, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका आदि में काफ़ी आश्चर्यजनक गति से विकास हुआ था, लेकिन उसको नियतिवादियों ने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने जो भी बात की वो सिर्फ और सिर्फ नियति के द्वारा निर्धारित की गई बातें मनुष्य पर लागू की। तो संभववाद का विकास इसी कारण से हुआ कि एक तो मानव अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत सारा विकास कर चुका है और दूसरा प्रकृति सार्वभौम नहीं है, यानी जहाँ भी प्रकृति ने संभावनाएं दी हैं वहाँ पर मनुष्य ने परिवर्तन करके अपने कुछ नए रूप पृथ्वी के ही रूप को परिवर्तित कर दिया है। जैसे कि भूमि को बड़े बड़े महानगरों में परिवर्तित कर देना, ये मनुष्य की बौद्धिक विकास का ही एक रूप है। तो संभववाद के विकास में सबसे पहले जो इस चिंतन को व्यवस्थित रूप देकर विकसित करने का श्रेय है वो है यहाँ विडाल डी ला ब्लाश, फेब्रे, जीन ब्रूनश, ये कुछ विद्वान थे, फ्रांसीसी विद्वान। और कुछ महत्वपूर्ण योगदान जो वो रहा किरचॉफ, ईसा बोमेन, टेथम, कार्ल सावर आदि विद्वानों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेब्रे महोदय की। फेब्रे महोदय को संभववाद का जनक माना जाता है, मतलब शुरुआत इन्होंने ही की और इन्होंने ये कहा कि मानव जड़शील न होकर क्रियाशील है। यानी मनुष्य को, यदि आप ये कहेंगे कि मनुष्य का जीवन बस प्रकृति ने जैसा दे दिया वैसा चलता रहेगा और मानव कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप अपने ही जीवन को देखिए कि जब बच्चे होते हैं तो आपकी प्रकृति के साथ अलग तरह की एक संबंध और समायोजन होता है। आप देखिए, बच्चा प्रकृति में पेड़ पौधों के बीच में खेलता है, मिट्टी कभी कभी खा भी लेता है, वहाँ मिट्टी में खूब मज़े करता है, मस्त अपने शरीर पर मिट्टी को लपेटता है। उसके बाद जो वो बड़ा होता है, जो उसको समझ आती है, वो प्रकृति से प्रेम करता है, पेड़ लगाता है। तो ये तो केवल जड़ तो है ही, क्योंकि मानव तो स्वयं बहुत चंचल है। मानव यदि चंचल नहीं रहेगा तो ना ही तो कोई विकास होगा और ना ही उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका उपयोग होगा। तो संभववादियों में फेब्रे महोदय जो थे, उन्होंने कहा कि वो जड़शील नहीं है कि जैसा आपने दे दिया वो उसमें रहता रहेगा। आप देखिए, छोटा सा बच्चा भी होता है, अगर उसको आप अभी वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है और लगातार ये हो रहा है कि घर से बाहर मत निकलिए, तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को जब माँ बाप घर में रखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बच्चे घर में नहीं रह पा रहे हैं। उन्हें भी खुले में जाना है, गार्डन में जाना है, खेलना है। तो मानव जड़शील तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मानव की अपनी क्रियाएं हैं जो उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक लगातार चलती हैं। तो ये कहना कि मानव जड़शील है, प्रकृति उस पर पूरा ऐसा प्रभाव डालती है कि वो परिवर्तन कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। मानव क्रियाशील है और अपनी क्रियाशीलता से
वो अपने प्रकृति में निरंतर परिवर्तन करता रहता है। इन्होंने फेब्रे महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना में मनुष्य को भौगोलिक दूत बताया कि मनुष्य एक भौगोलिक दूत है और वह अपनी बुद्धि से पृथ्वी की रचना की विवेचना करता है, परिवर्तनशील भौगोलिक तत्वों की अभिव्यक्तियों के संबंधों को ढूंढने का प्रयास करता है। अब इसमें दो बड़ी बड़ी बातें आई हैं, मैं इनको थोड़ा सा सरल बना देती हूँ कि पृथ्वी की रचना की विवेचना। अब देखिए, हम भूगोल के आप विद्यार्थी हैं और आपने फर्स्ट ईयर में जब भौतिक भूगोल पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि सौरमंडल के बारे में आपने पढ़ा होगा। और सौरमंडल के बारे में पता कैसे लगा, कैसे आपने ये अनुमान लगाया या कैसे विद्वानों ने? तो विद्वानों की बौद्धिक क्षमता ही थी कि उन्होंने ये अनुमान लगाए, रिसर्च की, जो जो साधन वो बना सकते थे, जो जो उपकरण वो बना सकते थे वो उन्होंने बनाए। उन साधनों के उपयोग से उन्होंने ये ज्ञात किया कि कुछ सिद्धांत बनाए और उन सिद्धांतों में ये बताया कि पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी ही नहीं पूरे 9 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और इन ग्रहों की जो घूर्णन एरिया है, परिक्रमा करने का जो एरिया है, वो सूर्य के चारों ओर है और सभी का जो दूरियां हैं वो सूर्य से अलग अलग है। तो ये मानव का बुद्धि ही तो थी कि उसने पृथ्वी की रचना कैसे हुई, पृथ्वी में कहाँ भूताप पर जाकर पिघलन वाली या द्रव वाली स्थिति आ जाती है, कैसे आपके जो ज्वालामुखी और भूकंप का कंपन और लावा जो फूट कर बाहर निकलता है, वो सब अध्ययन किसने किया? पृथ्वी की रचना, चट्टानें, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, सब किसने अध्ययन किया? ये एक दिन के अध्ययन से तो या एक जीवन के अध्ययन से तो नहीं पता लगता। जूलॉजिकल डिपार्टमेंट बने, वहाँ पर चट्टानों के बारे में पता लगा, कौन सी चट्टान कौन से काल में बनी और उस चट्टान की क्या विशेषताएं हैं, ये सब मनुष्य ने पता लगाया। तो पृथ्वी की रचना की विवेचना मनुष्य ने अपनी बुद्धि से की। दूसरा, भौगोलिक तत्वों के साथ उसकी जो बदलते परिवेश के साथ क्रियाएं होती हैं, जैसे ग्रीष्म, शीत और वर्षा काल, तीनों कालों में मनुष्य की दिनचर्या भी बदलती है, मनुष्य का पहनावा भी बदलता है, मनुष्य का खान पान भी बदलता है। तो ये सब प्रकृति पर निर्भर है, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार उसने प्रकृति की कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लिया है और वो उसमें बड़े आराम से जीवन जी लेता है। तो संभववाद में फेब्रे महोदय ने शुरुआत की। उसके बाद विडाल डी ला ब्लाश महोदय जो थे, उनका जो विचार था वो संभववादी था लेकिन व्यवहारिक था। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मानव का ज्ञान, विचार एवं सामाजिक कार्यों का विकास हुआ, वैसे वैसे पुराने तत्वों को नवीन महत्व प्रदान किया जाता है। इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था नेचर इज़ नो मोर देन एडवाइज़र, यानी जो नेचर है, प्रकृति जो है, वो आपके एक एडवाइज़र की तरह है, आपके पथ प्रदक। एडवाइज़र हिंदी में क्या कहेंगे? एडवाइज़र मतलब एक आपको जो बताता है, एडवाइस करता है, सलाह देता है, सलाहकार। यस, तो सलाहकार के रूप में है और वो आपको जगह जगह पर संभावनाएं दे देती है। बहुत सारी जगह उपजाऊ मिट्टी दे दी, बहुत सारी जगह आपको समतल भूमि दे दी, बहुत सारी स्थानों पर खनिज दे दिया ढेर सारा। अब आप अपनी बुद्धि के अनुसार उसका उपयोग कीजिए। तो वो एक सलाहकार है, आपको सलाह देती है कि इनका उपयोग करके आप अपने जीवन को बहुत अधिक बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद इन्होंने इस ग्रंथ में ये भी कहा, मानव भूगोल के सिद्धांत इनका एक ग्रंथ है जिसमें इन्होंने भी लिखा कि मानव क्रियाशील भी है और निष्क्रिय भी है।
यहाँ विरोधाभास आ गया कि क्रियाशील कहाँ है, जहाँ उसको अपने अनुसार प्रकृति में अपने अनुसार जहाँ उसको वातावरण लगा वहाँ उसने परिवर्तन कर लिए, और जहाँ उसने लगा कि नहीं प्रकृति ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ दे रही हैं और मैं इनको चेंज नहीं कर सकता, तो उसने वैसे ही जीवन जीना शुरू कर दिया। तो इसको ये कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो दोनों तरह से अपने सामंजस्य बिठाता है, जहाँ चेंज कर सकता है वहाँ चेंज करता है, और जहाँ नहीं कर सकता है वहाँ प्रकृति को प्रभावी मानते हुए स्वीकार भी कर लेता है कि मैं यहाँ चेंज नहीं कर सकता। अब इनके ही ब्लाश के शिष्य थे ब्रुन्स महोदय, इन्होंने कहा कि मानव पूर्णतः अकर्मण्य तभी होता है जब उसे प्रकृति निष्प्राण कर देती है। अब इसको आप ये कहते हैं कि जब तक मानव जीवित है तब तक मानव क्रिया प्रतिक्रिया करता रहेगा। वो चंचल है, वो शांति से नहीं बैठ सकता। एक वस्तु मिलने के बाद उसको दूसरे वस्तु की लालसा शुरू हो जाती है। जैसे कि हमारे प्राचीन समय में जब पहिया बना होगा, हल बने होंगे, कृषि यंत्र बने होंगे, और आज वर्तमान में आप देखते हैं तो कृषि यंत्रों में हल और बैल ऐसी चीज़ें तो आपको देखने को ही नहीं मिलती। आज ट्रैक्टर से खेती होती है, मशीनों के द्वारा कटाई होती है, मशीनों से सारा काम होता है। तो अगर मनुष्य एक आविष्कार करके बैठ जाता तो आज का जो विकसित विश्व हमें दिखाई देता है वो हम नहीं देख पाते। अब इसमें आपका ब्रुन्स महोदय ने एक बात और कही कि मानव भूगोल समझौते का एक क्षेत्र है जिसमें पृथ्वी पर मानवीय जीवों के लिए कुछ भी पूर्ण और स्थिर नहीं है। यानी वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि अब ये स्थिर है, अब ये चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जहाँ भी मनुष्य की इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रभावी है, वहाँ वो परिवर्तन कर देता है, और उसके परिवर्तन परिलक्षित भी होते हैं। अब इसमें आपके एक किरचॉफ महोदय थे जिन्होंने ऐसा कहा कि मानव ऐसी मशीन नहीं है जिसकी अपनी कोई इच्छा ना हो। अब इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी भी मशीनरी होती है उसको हम जैसा चलाते हैं वो वैसा चलती है। यानी हमने स्विच ऑफ किया, बंद हो गई, स्विच ऑन किया, चालू हो गई। प्रोडक्शन जितना हमको करना है वो हमने सेट किया, उतना प्रोडक्शन लिया, फिर बंद कर दिया। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य की अपनी इच्छाएं हैं, अपनी शक्तियां हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं और शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य करता है और लगातार अपनी क्रियाएं करता रहता है। कार्ल सावर महोदय ने कहा कि प्रकृति कुछ सीमाएं अवश्य निर्धारित करती है, लेकिन संभावनाएं और चयन की सुविधा वहाँ भी उपलब्ध होती है, और मानव जो है वो उन संभावनाओं और चयन में से अपने अनुकूल वातावरण को समायोजित हो जाता है उसमें, और जो भी परिवर्तन उसको करने होते हैं कि जैसे मान लीजिए मृदा मिली तो कृषि की, और कृषि में भी मृदा की प्रकृति कैसी है उसी के अनुसार कृषि उत्पादन किया। जहाँ उसे उपजाऊ मृदा मिली वहाँ उसने खाद्यान्न इस तरह के उगाए। पहाड़ी इलाकों में उसने अपनी व्यापारिक बागान बनाए। भूमध्य सागरीय में जलवायु देखते हुए वहाँ पर उसने जो बागान हुए वो अंगूर के, खट्टे फलों के। तो प्रत्येक क्षेत्र में सुविधाएं या संभावनाएं मानव को प्रकृति ने उपलब्ध करवाई, और मानव ने उन सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने जीवन को संपन्न कर लिया, अपने जीवन को सरल कर लिया प्रकृति के साथ समायोजन करके। अब इनके अतिरिक्त कुछ और विद्वान थे, जैसे डिमांजिया महोदय थे, ब्लैंचार्ड महोदय थे, ईसा बोमेन थे। इन सब ने संभववादी विचारधारा का समर्थन किया, और इन्होंने सब ने कहा कि संभववाद ही सही विचारधारा है, और मनुष्य हमेशा प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अब किसी भी सिद्धांत को पूर्णतया मानना तो होता ही नहीं है। तो संभववाद की भी आलोचनाएं हुई, और संभववाद की आलोचना में
सबसे पहले संभववादी विद्वानों द्वारा दोहरे व्यक्तित्व दिए गए, यानी हर एक ने, जैसे फेब्रे ने भी कहा कि कहीं अनिवार्यताएं नहीं है, सब और संभावनाएं हैं। अब ऐसा नहीं है, अनिवार्यताएं भी हैं। और आगे जाके इन्होंने ये कहा कि मानव अपने कठिन प्रयासों से भी जो परिवेश है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये नियतिवाद आ गया। तो यहाँ ये विरोधाभास हो गया कि संभववाद है या नियतिवाद है। दूसरा, कुमारी सैंपल ने जो आलोचना की, उन्होंने कहा कि मानव अपनी प्रकृति पर विजय की डूंगे हाँकता फिरता है। कुमारी सैंपल ने आलोचना करते हुए कहा कि मानव अपने प्रकृति पर विजय की डींगे हाँकता फिरता है, जबकि प्रकृति शांत रहकर भी निरंतर मानव पर निश्चित प्रभाव डालती है। कि मानव चाहे कितना भी कह ले कि मैंने प्रकृति को परिवर्तित कर दिया है और मैंने आज प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, आज मैं चाहे जैसा परिवर्तन कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है, एक छोटी सी बीमारी ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यदि मानव इतना सक्षम है तो फिर एक छोटा सा वायरस जो दिखाई भी नहीं देता है वो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुका है। और यही प्रकृति आपको समय समय पर अपना प्रभाव इसी प्रकार से मानव समुदाय पर डालती है और अपने प्रभाव को बताती है। इसकी तीसरी जो आलोचना है वो है संभववादियों में ही मानव की स्वतंत्रता के बारे में मतभेद है, क्योंकि कुछ संभववादी कहते हैं कि मानव पूर्णतः स्वतंत्र है प्रकृति को परिवर्तित करने में, और जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, जो संभावनाएं हैं उनमें मानव निश्चित एक लिमिट तक ही चेंज कर सकता है, उसके बाद वो चेंज नहीं कर सकता। और इसको फॉर एग्जांपल आप देख ही सकते हैं कि जितने भी ध्रुवीय इलाके हैं आज भी वहाँ मानव जनविहीन क्षेत्र हैं, अभी तक भी मानव उन एरियाज़ में अपने निवास स्थान नहीं बना पाया है। नंबर 4, अमेरिकी संभववादी मानव को सक्षम एवं स्वेच्छाचारी मानते हैं, जबकि रूसी विद्वान जो हैं वो मानव व प्रकृति के बीच संतुलन को महत्व देते हैं। तो यहाँ भी विरोधाभास है कि अमेरिकी जो विद्वान थे वो ये कहते हैं कि प्रकृति जो है वो सक्षम नहीं है, मानव सक्षम है, और स्वेच्छाचारी मतलब वो अपनी इच्छा से प्रकृति को उपयोग करता है। ये वहाँ के विकास को देखते हुए उन्हें लगता है, लेकिन फिलहाल इस समय वर्तमान में तो अमेरिकी विद्वानों के सामने भी एक चैलेंज के रूप में ये बीमारी है, और अभी तक वहाँ पर भी कोई इस विषय में कोई निश्चित बात नहीं कर पा रहा है कि हमने इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली है या हमने इस बीमारी को रोकने के लिए कोई भी वैक्सीन या कुछ बना लिया है। तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि मानव सक्षम और स्वेच्छाचारी नहीं है, प्रकृति समय समय पर उसको अपनी ताकत दिखा देती है। और रूसी विद्वान जो है वो ये कहते हैं कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन है। तो ये ज़्यादा सही बात लगती है, क्योंकि मानव और प्रकृति का संतुलन ही बेहतर विकास के लिए आपको चाहिए। अगर प्रकृति को मानव लगातार बर्बाद करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, तो प्रकृति भी मानव को समय समय पर अपना प्रभाव दिखाती है, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, चाहे वो अकाल के रूप में हो, चाहे वो आपके भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, आंतरिक हलचल के द्वारा होने वाले भूस्खलन या शिफ्टिंग हो। ये सारी चीज़ें प्रकृति भी समय समय पर आपको बताती रहती है। तो संतुलन ही सबसे सही चीज़ है कि मानव को कहीं कहीं प्रकृति को प्रमुख मानना पड़ता है और कहीं कहीं प्रकृति को अपने अनुकूल वो बना भी लेता है। इसमें जो लास्ट आलोचना है वो फ्रांस और जर्मनी के जो संभववादी विद्वान थे, उन्होंने प्रकृति को नकारात्मक व प्रभावहीन कभी नहीं माना। तो जब अगर उन्होंने ऐसा नहीं माना तो फिर संभववाद
नहीं होता है, क्योंकि संभववाद तो विकास ही इस आधार पर हुआ था संभववाद का कि मानव सक्षम है, स्वेच्छाचारी है, मानव को जितनी भी सुविधाएं मिली हुई हैं, या मानव अपने बुद्धि से, अपने बौद्धिक विकास से, अपने ताकत से, बुद्धि की ताकत से प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है या कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें जितनी भी आलोचनाएं हैं वो सब ये हैं कि संभववादियों ने मानव को सर्वसक्षम बताया, लेकिन साथ ही साथ प्रकृति को भी शक्तिमान बताया, प्रकृति की शक्ति को भी स्पष्ट किया। तो संभववाद भी एक सही संकल्पना नहीं हुई प्रकृति और मानव के बारे में। अब इसके बाद जो नई संकल्पना आई वो आई नवनिश्चयवाद। अब नवनिश्चयवाद के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसको आप पढ़िए, देखिए, और जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ऑफिस आवर्स में आप मुझसे बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू।